उठो जागो, अगर तुम्हें बिहार पुलिस में भर्ती होना है, क्योंकि बिहार में कांस्टेबल बनने की राह इतनी आसान नहीं जितनी तुम सोच रहे हो। अगर चाहिए वर्दी तो तुम्हें चीते की तरह दौड़ना होगा, अगर चाहिए वर्दी तो तुम्हें कंगारू की तरह कूदना होगा, अगर चाहिए वर्दी तो तुम्हें एक योद्धा की तरह गोला दागना होगा। अपने सपनों के लिए, माँ बाप और अपनों के लिए तुम्हें तपना होगा, तुम्हें सूरज की तरह जलना होगा। तुम क्यों चिंता करते हो परीक्षा की, जब एसएससी मेकर ने जिम्मेदारी ली है तुम्हारी शिक्षा की। बिहार पुलिस की सबसे जबरदस्त तैयारी कराने के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है महावीर बैच, जो देता है आपको बिहार पुलिस में 100% सिलेक्शन की गारंटी। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का महावीर बैच और करें अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए आप एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी मेकर में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। आज की क्लास ये आपकी मैथ्स की होने वाली है और मैथ्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी। इसमें हम लोग सारे क्वेश्चन एकदम बेसिक से सीखेंगे, ठीक है। और ये जो क्लास होगी आपकी हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी, चाहे आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस कांस्टेबल, रेलवे, एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एग्जाम के लिए क्लास आपकी इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए तो आज के सेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले एक बार सभी बच्चे इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और सभी के सभी बच्चे एक बार इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। आज का पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो ये देखिए, तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। आसान सा प्रश्न है, बहुत बार आप सभी लोग इस तरह के प्रश्न को किए होंगे। अब जैसे इस सवाल में क्या कहा गया है, आप लोग ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है एक बेलन की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है और इसकी ऊंचाई में 45% की कमी की जाती है। अब ये बताना है, ये सिलेंडर का मतलब बेलन ही होता है, बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। सबसे पहले आपको ढूंढना होगा कि आखिर ये इसका जो आयतन होगा, आयतन में वृद्धि होगी या कमी होगी, ठीक है। अगर होता है तो कितने प्रतिशत का होगा ये भी आपको देखना होगा। तो कैसे करेंगे हम लोग इस सवाल को? देखिए यहां पे बात आई है आयतन की। अगर सिर्फ और सिर्फ एरिया की बात होती, इसके सतह के क्षेत्रफल की, कुल सतह की क्षेत्रफल की बात होती, तो उस केस में तो हम लोग फॉर्मूला लगा लेते, x + y + xy/100 वाला जो फॉर्मूला होता है। लेकिन आयतन की बात है तो कैसे चलेंगे? रेशियो मेथड से हमको इसको करना होगा। कैसे होगा? देखिए 20% की वृद्धि किसमें? त्रिज्या में। 20% का मतलब अगर मान लीजिए पहले त्रिज्या 100 रहा होगा तो इसमें 20 की वृद्धि होगी और 20 की वृद्धि होगी ये 120 हो जाएगा। ये हम लिख देते हैं यहाँ पे पहले और यहाँ पे हम लोग कर लेंगे अब की बात, ठीक। अच्छा, 100 120 लिखने से अच्छा है आप 20 से काटेंगे 5 बार में और 20 से काटेंगे 6 बार में, कट जाएगा तो अनुपात 5 और 6 का हो जाएगा। यानी कि अगर पहले 5 था, अब 20% की वृद्धि किए तो अब जाके 6 हो जाएगा, ठीक। अच्छा, ऊंचाई की बात करेंगे तो ऊंचाई मान लीजिए पहले 100 था, पहले ऊंचाई 100 था और इसमें 45% की कमी करनी है तो 100 का 45% 45 ही होता है और कमी करेंगे तो अब कम होके ये 55 हो जाएगा। वही करना है, थोड़ा सा सिंपल करने के लिए रेशियो ले लेंगे तो 5 से काटेंगे तो 20 बार में और 5 से काटेंगे तो ये आपका 11 बार में कट जाएगा, ठीक। ये हो गया। ये क्या आपका R और आपका H पता चल गया। आपको यहां पे निकालना आयतन है। आयतन क्या होता है तो आपको पता है, आयतन यानी कि वॉल्यूम बराबर क्या होता है? ये होता है πr²h, ठीक है। हमको यहां पे पाई से कोई मतलब नहीं है क्योंकि पाई में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, बदलाव हो रहा है R में और H में। यानी कि सिर्फ R² और H देखना है। क्या करना है? आपको R का स्क्वायर करना है और उसको H में गुणा करना है। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, ये हो गया R²। इसको H में गुणा करिए, 25 गुणे का 20 यानी कि ये हो जाएगा आपका 500 और ये 36 गुणे का 21 11 यानी कि 6 9 3 396। यानी कि अगर आपकी आयतन पहले 500 रही होगी तो अब वो 396 हो जाएगी।
क्या? अगर आयतन आपका 500 होगा तो वो अब क्या हुआ, आप देख रहे हैं कमी हुआ, यानी वृद्धि वाले ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। अब कमी हुआ तो बस आप यहां पे कमी का प्रतिशत बता देंगे, कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो आप यहां पे देखेंगे कि 104 कमी हो रही है। 500 से 396 का मतलब कमी हुआ 104 का। प्रतिशत में देखिए कितने प्रतिशत का हुआ, बट्टे में 500 कर लीजिए और आप इसका प्रतिशत निकालेंगे तो आपको पता चलेगा। 5 से काटेंगे 5 दूने का 10, 4 तो कटेगा नहीं, 0 लगाना पड़ेगा और उसके बाद 4 आएगा तो 5 अठे 40 यानी कि 20.8%। कितना हो रहा है? आपका आंसर आया 20.8%। और यहां पे ध्यान रखिएगा 20.8% के दो ऑप्शन है, एक में वृद्धि एक में कमी। तो ध्यान रखिएगा क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, तो ऑप्शन बी आपका यहां पे सही जवाब हो जाएगा। परसेंटेज का क्वेश्चन है, बिल्कुल फॉर्मूला पता है ना तो बहुत जल्दी सवाल हो जाता है। फॉर्मूला पता है, रेशियो मेथड का इस्तेमाल करके आप इस क्वेश्चन को, एक मिनट, रेशियो मेथड का इस्तेमाल करके आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, चल आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगले क्वेश्चन को हम लोग करेंगे तो यहां ध्यान से एक बार पढ़िए तो क्या है, एक बार आप सभी लोग इस क्वेश्चन को करिए और क्वेश्चन को करके इसका आंसर जल्दी से आप लोग देंगे। चलिए सारे बच्चे एक बार इसका ट्राई करेंगे। क्या कहा गया है, यदि किसी राशि पर 25 वर्षों के लिए प्राप्त जो कुल साधारण ब्याज है ये मूलधन का 5/8 है। साधारण ब्याज कितना है, तो मूलधन का 5/8 है। इस बात का ध्यान रखेंगे। वार्षिक भुगतान किए गए एकल ब्याज दर की आपसे बात पूछी गई है। आप साफ साफ पूछा गया आपसे वार्षिक भुगतान किए गए ब्याज की दर क्या है, यानी कि आपसे कितने प्रतिशत का ब्याज लिया जा रहा है, ये आपसे साफ साफ पूछा गया है इस सवाल में। तो आप बताएंगे आखिर यहां पे कितने प्रतिशत का ब्याज लग रहा है। अब यहां पे एक चीज देखिए, कहा गया है ये जो आपका साधारण ब्याज है, क्या आपका साधारण ब्याज है, ये मूलधन का, किसका, मूलधन का, मूलधन का 5/8 है। ठीक, ब्याज क्या है, मूलधन का 5/8 है। आपको एक चीज बता दूं, कभी भी ऐसे फ्रैक्शन में दिया हो ना, मूलधन का 5/8 XY मानने से बढ़िया होता है कि ये जो मूलधन है, मूलधन, इस मूलधन को आप क्या मान लीजिए, जिसको प्रिंसिपल कहते हैं, मूलधन को नीचे वाली संख्या मान लीजिए। किसका, मूलधन का 5/8 है तो मूलधन को 8 मान लीजिए। क्या करिए, मूलधन को 8 मान लिए तो ब्याज कितना हो जाएगा, 8 का, मान लीजिए मूलधन 8 हो गया और 8 का 5/8 करना है तो ब्याज आपका साधारण ब्याज 5 हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा, किसका, मूलधन का 5/8 तो मूलधन को नीचे वाली संख्या 8 मानेंगे तो आपका साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, ऊपर वाली संख्या साधारण ब्याज यानी कि 5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है। तो आपका यहां पे मूलधन पता चल गया, ब्याज पता चल गया और समय आपका 25 वर्ष का है तो दर निकाल सकते हैं। क्या होता है, SI बराबर सभी को पता है P गुणे का R गुणे का T बट्टे का 100 होता है। तो यहां पे करिए तो साधारण ब्याज है 5 का, मूलधन है 8, दर नहीं पता है, समय है 25 साल, बट्टे में है आपका 100। क्या, 25 चौके 100, 4 दूने का 8, 2 से काटेंगे, R बराबर कितना हो जाएगा, 2.5%। आपका यहाँ पे ब्याज दर क्या हो जाएगा, तो ब्याज दर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए यानी कि 2.5% का हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका होता है जिससे हम लोग एकदम बेसिक से करते हैं। एक दूसरा तरीका भी होता है इसको करने का, और वो क्या होता है, जैसे देखिए ब्याज कहा गया है मूलधन का 5/8। ठीक है, क्या है, ब्याज जो है यहां पे देखेंगे ब्याज बराबर मूलधन का 5/8। ठीक है, यानी ब्याज कितना हो गया, ब्याज बराबर आप देखेंगे तो ये मूलधन का 5/8 है। इसको एक बार आप अगर प्रतिशत निकालने जाएंगे तो देखिए कितना प्रतिशत आ रहा है। इसको पॉइंट पॉइंट में ना ले जाके ऐसे लिख लीजिए कि 500/8%। ठीक, ब्याज कितना हो गया, ब्याज हो गया आपका 500/8%। ठीक, कितना हो गया, 500/8%। कितने वर्ष में हुआ, तो ये कहा गया है कि 25 वर्ष में। क्या, आपको 25 वर्ष में कितना ब्याज मिला, तो 25 वर्ष में आपको ये 500/8% का ब्याज मिला है। कितना, 25 वर्ष में 500/8% का ब्याज मिला है। तो एक वर्ष में कितना मिलेगा, एक वर्ष में ब्याज बताइए, 25 से काटेंगे 20 बार में और 8 से काटिए, 8 दूने का 16 और 4 बचेगा, 8 पंजे 40, एक वर्ष बराबर आपका हो जाएगा 2.5%। ठीक,
25 वर्ष में कितना, 500 बट्टे का 8%, तो एक वर्ष में कितना हो जाएगा, एक वर्ष में आपका ब्याज दर यहाँ पे 2.5% का हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इस सवाल को इन दोनों मेथड से कर सकते हैं। ठीक, आइए इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। एक बार आप सभी बच्चे ट्राई करिए, जितने क्वेश्चन करा रहे हैं ना सारे के सारे क्वेश्चन लेटेस्ट है। ठीक है, आप सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिएगा। जो भी बच्चा इस क्लास में नया होगा चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। ठीक, चल आइए जरा इस क्वेश्चन को किया जाए। आसान सा क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। क्या कहा गया है, 3 संख्याओं का जो औसत है ये 30 है। ठीक, पहली संख्या दूसरी संख्या की 2/3 गुना है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3/4 गुना है। आपसे पहली संख्या पूछी गई है। अब यहां पे एक चीज और बताऊं, फिर से ये आपका गुना वाला सिस्टम आया है, इतना गुना उतना गुना। अगर आप इस चीज को समझेंगे, मान लीजिए पहली संख्या मेरी ए है, दूसरी संख्या मेरी बी है और तीसरी संख्या मेरी सी है। ठीक, पहली संख्या मेरी ए, दूसरी संख्या मेरी बी और तीसरी संख्या सी। ये 3 चीज हम लोग मान के करते हैं। अब देखिए 3 संख्याओं का औसत 30 है। ठीक है, इसको कुछ देर बाद देखा जाएगा। पहली संख्या दूसरी की 2/3 गुना है। अब बताइए किसको क्या माने, हम 3 किसको माने और 2 किसको माने। आपसे साफ साफ कहा गया है पहली संख्या दूसरी की 2/3 गुना। अगर दूसरी को बी माने हैं तो आप ऐसे करेंगे ना, बी का 2/3 गुना ऐसे करेंगे, यानी b को नीचे वाली संख्या मानना है। अगर b को आप 3 मानेंगे तो a आपका 2 हो जाएगा। क्या, आप देखिए पहली संख्या बराबर b का 2/3 गुना। ठीक, मैंने कहा b को 3 मान लीजिए, तो अगर आप b को 3 माने तो a आपका ऑटोमेटिक 2 हो गया। ना समझ में आए तो यहां पे एक बार 3 रख के देख लीजिए। ठीक, इसी तरह अगले स्टेप में बढ़ेंगे तो कहा गया है दूसरी संख्या तीसरी की संख्या की 3/4 गुना है। अब बताइए किसको हम क्या माने, दूसरी संख्या तीसरी की 3/4 गुना है। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो तीसरी आपकी 4 हो जाएगी और 3/4 तो दूसरी आपकी 3 हो जाएगी। देखिए ये तो मैंने डायरेक्ट लिखा, कुछ बच्चे अभी कंफ्यूजन में होंगे कैसे होगा। देखिए कहा गया है दूसरी संख्या यानी कि बी, तीसरी संख्या यानी कि सी की 3/4 गुना है। मैं कह रहा हूं सी को 4 मान लीजिए। क्या, सी को 4 मान लीजिए तो बी कितना हो जाएगा, यहां 4 रख के देखिए, 4 से 4 कटेगा, बी बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास संख्याओं का रेशियो निकल के आया है। ठीक है, ये रहा ए और बी का रेशियो, ये रहा बी और सी का रेशियो। अगला स्टेप दोनों रेशियो को आपस में मिला लिया जाए, दोनों रेशियो को आपस में मिला लिया जाए। अब यहां पे एक चीज ध्यान दीजिए, जो मिलने वाला सिस्टम है, जो मिलाने वाला है, सी है बी है मिलाने वाला, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, बिचौलिया यही मिलाएगा। और यहां भी 3 है, यहां भी 3 है। अगर ऐसा है तो ये रेशियो नॉर्मल 2 3 4 का हो जाएगा। ठीक, आप बेसिक रेशियो से भी करेंगे ना तो 2 3 4 ही निकल के आएगा। ठीक है, अब कैसे होगा, मान लेते हैं एक संख्या मेरी 2x, दूसरी संख्या मेरी 3x और तीसरी संख्या मेरी 4x। ये हम लोग मान लिए। तीनों संख्याओं का औसत, जरा तीनों संख्याओं का औसत निकालिए। तो औसत का मतलब तीनों संख्याओं को जोड़ा जाए, 3 संख्या है 3 से भाग दी जाए और ये औसत कितना है 30 है। ठीक, इसको यहां गुणा करिए, 4 3 7 2 9, 9x बराबर क्या हो गया, 30 गुणे का 30 यानी कि 90। x बराबर क्या हो गया, x बराबर हो गया आपका 10। अब देख लीजिए क्या पूछा गया है, x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 10 आ गई। पहली संख्या पूछा गया है, पहला संख्या क्या है, आप कहेंगे सर 2x है, तो x की वैल्यू 10 है तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे का 10 यानी कि 20। पहली संख्या अगर 10 है, वाह क्या बात है, पहली संख्या अगर 10 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, सॉरी पहली x बराबर अगर 10 है तो आपकी पहली संख्या क्या हो जाएगी 2x यानी कि 20। दूसरी संख्या पूछे दूसरी संख्या निकाल दीजिए, तीसरी पूछे तीसरी निकाल दीजिए। ठीक है, चल आइए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आसान सा क्वेश्चन था, आपको बस इस चीज को सीखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है। ठीक, आप लोग जो x मानते हैं फिर से 2x बट्टे का 3 करते, 2y बट्टे का 4 करते, ऐसे करते ना तो फिर से फंसते आप लोग। ठीक है, और अगर ये फ्रैक्शन वाला मेथड पता है तो तुरंत आप लोग सवालों को आराम से कर पाएंगे। आइए अब इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। एक बार सारे बच्चे एज अ टेस्ट इस क्वेश्चन को करिए सॉल्व, उसके बाद इसको सॉल्यूशन को देखिए। ठीक है, सारे बच्चे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे खुद से, उसके बाद देखेंगे कि क्या हो रहा है। अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, एक डीलर है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की, क्या
अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है और 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तो उसे अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए ताकि उसका लाभ प्रतिशत समान रहे। अब क्वेश्चन है बड़ा, ठीक है, क्वेश्चन यहां पे देखने में लेंदी है, लेकिन अगर किसी बच्चे को ये नियम पता हो कि अगर छूट के साथ लाभ या हानि हो रही है तो उस समय हम लोग कौन सा नियम यूज करते हैं। आपको एक नियम बताए हैं कई बार कि ये होता है अंकित मूल्य बट्टे में क्रय मूल्य वाला नियम। अगर आपको पता होगा ये कब यूज होता है, जब आपको अंकित मूल्य पर छूट भी दी जा रही हो और यहां पे लाभ या हानि भी हो रहा हो, तब हम लोग इस नियम का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, 100 प्लस में जो आपको प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस और लॉस हो रहा है तो माइनस, बट्टे में 100 माइनस का डिस्काउंट। अब देखिए आप यहां पे लिखेंगे 100, आपको हुआ है प्रॉफिट और प्रॉफिट हुआ है 20% का, तो यहां पे हो जाएगा 20। नीचे क्या होगा, नीचे हो जाएगा आपका 100 और आपको क्या हो रहा है, आपको डिस्काउंट देना है 25% का, माइनस में करेंगे आप 25। क्या हो गया, अंकित मूल्य बट्टे में क्रय मूल्य बराबर क्या हो गया, एमपी बट्टे में सीपी बराबर क्या हो गया, ये आपका 120 बट्टे में 75 हो गया। ठीक है, आप चाहें तो काट के छोटा कर लीजिए, रेशियो ले लीजिए। आप काटेंगे 15 से 15 पचे 75, 15 अठे 120, तो 8 बट्टे में 5 हो जाएगा। क्या अंकित मूल्य बट्टे में क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 8 बट्टे का 5। ऐसे कह सकते हैं कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 8/8 और 5 और 8 का है। आप लोग ऐसे कह सकते हैं। ठीक, एक अभी इस क्वेश्चन का सिर्फ एक हिस्सा सॉल्व हुआ है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक हिस्सा सॉल्व हुआ है, यहां तक आप सॉल्व कर दिए। ठीक, कभी कभी आपसे डायरेक्ट रेशियो पूछा जाता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा लेवल ऊपर बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि सीजीएल वगैरह के पेपर आने वाले हैं, सीजीएल आने वाला है, सीएचएसएल आने वाला है, तो सारे बच्चों को ध्यान में रख के चलना होगा। कहा गया है यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, अब प्रतिशत में बढ़ाना है। अब यहां तो जो है ये तो नंबर 5 और 8 है, आपको पता है रेशियो है नंबर में और प्रतिशत में वृद्धि करनी है, तो आपको बता रखे हैं इसको 100 से गुणा कर लीजिए। मान लीजिए कि क्रय मूल्य 500 है और अंकित मूल्य 800 है, ऐसे भी तो हम लोग मान सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी जो है। क्रय मूल्य 500, अंकित मूल्य आपका 800। ठीक, अच्छा अब यहां देखिए कहा गया है क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि, तो यहां पे आप करिए 20% की वृद्धि। 500 का 20% यानी कि 100, तो अंकित क्रय मूल्य कितना, क्रय मूल्य आपका 600। ठीक है, अच्छा अब कहा जा रहा है तो उसे अंकित मूल्य पर कितना प्रतिशत का छूट देनी चाहिए ताकि उसका लाभ प्रतिशत समान रहे। अब नया जो क्रय मूल्य है, नया क्रय मूल्य तो 600 रुपया हो गया और इसका अंकित मूल्य अभी भी 800 है। क्रय मूल्य तो 600 रुपया है लेकिन अंकित मूल्य अभी भी 800 है। अब पूछा जा रहा है कितना छूट दिया जाए ताकि पहले जितना ही लाभ हो। तो पहले कितना लाभ हो रहा था, पहले लाभ हो रहा था यहाँ पे 20% का, अभी भी 20% का लाभ चाहिए। अगर 20% का आपको लाभ चाहिए तो इस वस्तु को कितने में बेचना होगा। देखिए कोई वस्तु है 600 रुपए की, मुझे 20% का लाभ चाहिए, तो बताइए जरा इसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे। क्वेश्चन में अगर आपका 600 रुपए अगर क्रय मूल्य है और 20% का प्रॉफिट चाहिए तो विक्रय मूल्य कितना होगा, इसका 120%, यही होगा ना। क्या होगा, 120 यानी 12 6 के 72, यानी 720 रुपए में आपको इसको बेचना होगा। ठीक है, 720 रुपए में इस वस्तु को बेचना होगा। अगर वस्तु का अंकित मूल्य 800 है और 720 रुपए में बेचा जा रहा है, तो आप ये देखिए छूट कितना दे रहे हैं। आप कहेंगे सर 80 रुपया का छूट दे रहे हैं। अब छूट किस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पर, यानी 800 पर। 800 पर 80 रुपए का छूट दिया जा रहा है। छूट का जरा प्रतिशत बता दिया जाए तो आप कहेंगे छूट का प्रतिशत हो जाएगा 10%, यानी अभी भी अगर उतना ही लाभ कमाना है तो आपको ऑप्शन बी 10% की यहाँ पे छूट देनी होगी। कितनी छूट देनी होगी, तो आप सिर्फ और सिर्फ 10% का ही छूट दे सकते हैं। अगर उतना ही लाभ कमाना है तो आप सिर्फ और सिर्फ 10% का ही यहाँ पे छूट दे सकते हैं। चल
आइए इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन लेंदी था, लेकिन लेंदी क्वेश्चन आपको करने होते हैं। उसको जब स्टेप बाय स्टेप आप लोग क्वेश्चन को करेंगे ना, तब जाके क्वेश्चन आपका एकदम हो पाएगा। एक स्टेप करिए, अच्छा यहाँ पे ये हो गया, फिर से दूसरे स्टेप पे जाइए, फिर से तीसरे पे, फिर से आगे बढ़ते रहिए। चल आइए अब इस क्वेश्चन को किया जाए। एक बार सारे बच्चे इस क्वेश्चन को लगाएंगे, समझने की कोशिश करिए पहले ये क्वेश्चन है क्या। इस क्वेश्चन में कहा गया एक टैंक है जो 25 मीटर लंबा है, 12 मीटर चौड़ा है और 6 मीटर गहरा है। ठीक, क्या है? एक टैंक है। आप देखते हैं टैंक जो दीवार के बने होते हैं, दीवार की तरफ ऐसे 20 मीटर लंबा, ऐसे चौड़ा और फिर से ये गहरा, गहराई भी है इसमें। क्या कहा गया है? इसमें लंबाई है 25 मीटर, गोल वाला टैंक नहीं है, इसमें चौड़ाई है 12 मीटर और इसमें गहराई है, यानी गहराई को आप हाइट से लिख सकते हैं। हाइट इसमें हो गई आपकी 6 मीटर। अब ध्यान से देखिए क्या कहा गया, इसकी दीवारों और तल पर, ये ध्यान दीजिए आपको कहां कहां क्या कराना है। कई टंकी होती है ऊपर से खुली होती है। अब मुझे अगर मान लीजिए प्लास्टर कराना है, तो मैं अगर ऊपर से खुला है तो ऊपर तो प्लास्टर कराने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ नीचे नीचे ही आपको प्लास्टर कराना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा आप देखिए कितना प्लास्टर कराना पड़ेगा। आप कहेंगे सर ये 4 दीवालों का प्लास्टर करा देते हैं, जो आपके अगल बगल दीवाल बन रही है 4, इसका प्लास्टर करा देते हैं, और इसके साथ जो नीचे फर्श बन रहा है उस फर्श का प्लास्टर कराते हैं। अब कैसे निकलेगा? तो आपको यहाँ पे इन 4 दीवालों का, क्या आपको 4 दीवारों का, 4 दीवारों का प्लस फर्श का एरिया, फर्श कहिए या फिर तल कहिए, ये आपको निकालना पड़ेगा। अब सबसे पहले आप ये देखिए, क्या आपको 4 दीवालों का एरिया निकालना आता है? आप देखेंगे क्या 4 दीवार का एरिया कैसे निकलता है। तो जो 4 दीवार का एरिया निकलता है ना, ये निकलता है 2 गुणे L प्लस का B, 2 L प्लस का B गुणे का H। और फर्श का मतलब क्या हुआ? फर्श का मतलब लंबाई, और लंबाई में गुणा कर दीजिए चौड़ाई को, बस। फर्श का मतलब क्या हो गया? लंबाई गुणे का चौड़ाई। अब देख लीजिए कितना हो रहा है, 2 गुणे का L हो गया 25 प्लस का 12 गुणे का 6 प्लस का 25 गुणे का 12। ठीक है, कितना एरिया हो गया? तो ये हो गया 2 गुणे का 37 गुणे का 6 प्लस का 25 12 जा 300। ठीक है, 25 दहा 250, 25 दूना 50। ठीक है, 6 दूना 12, 12 7 84 का 4 कैरी 8, 12 3 36 और 8 हो जाएगा 44। कितना एरिया हो गया? बस अब ये देख लीजिए तो आपका हो जाएगा 744। ठीक है, 744 मीटर एरिया कितना हो गया? आपको जो एरिया जहां पे आपको इसको, जहां पे फर्श कराना है, जो प्लास्टर कराना है, सॉरी जो प्लास्टर कराना है, तो आपको इतने एरिया को प्लास्टर कराना है। कितना? इतना एरिया को। मान लीजिए जैसे आपको घर ही पेंट कराना है, जिसमें आपको सिर्फ 4 दीवालों को और फर्श की पेंटिंग करानी है, तो आपको ये जोड़ना आना चाहिए, या फिर प्लास्टर कराना है तो आपको ये जोड़ना आना चाहिए कि आखिर आपका कितना खर्च आने वाला है। ठीक है, तो आपका सबसे पहले देखेंगे, अच्छा इतना एरिया मुझे कराना है, आपसे कहेगा, आपसे मान लीजिए आपका मिस्त्री कहेगा कि सर 1 मीटर एरिया को अगर आप प्लास्टर कराते हैं तो मैं आपसे 10 रुपया लूंगा। ठीक, आपने निकाला 744 मीटर एरिया को प्लास्टर कराना है, तो कितना लगेगा? 744 गुणे का 10, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आपको 7440 रुपया लगेगा आपकी मजदूरी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी 7440 आपका सही जवाब हो जाएगा। फॉर्मूला बेस्ड सवाल था, किसका एरिया निकालना है उसका एरिया निकालेंगे, और एरिया निकालने के बाद जो रेट है उस रेट से आपको यहाँ पे गुणा करना होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है, जरा इस क्वेश्चन को करिए। तो पार्टनरशिप का बड़ी आसान सा क्वेश्चन है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा है। देखिए पार्टनरशिप में क्या होता है, आप किसी भी बिजनेस में जाते हैं तो बिजनेस में सबसे पहले ये देखा जाएगा आप कितना पैसा लगाए हैं। अब जैसे आप इनका पैसा देखिए, इन्होंने कितना निवेश किया है, ए, बी और सी ने कितना इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्टमेंट क्या है? ए का निवेश है 1 लाख रुपया का, 1 2 3 5। बी का निवेश है 1,40,000, 1 2 3 4, और सी का निवेश है 2 लाख रुपए का।
अगर सिर्फ निवेश की बात होती, कितना निवेश हुआ है, तो इसका अनुपात निकाल के और इसी के हिसाब से हम लोग लाभ को बांट देते। निवेश के अनुपात में ही हम लोग लाभ को बांट देते। जैसे अगर मैं आपसे कहूं निवेश का अनुपात निकालिए, तो अगर आप निवेश का अनुपात निकालेंगे तो 3 4 0 काट लीजिए, 4 0 4 0, अब 2 से काटेंगे 5 7 10, ये हुआ निवेश। अगर सिर्फ निवेश की बात होती तो जो लाभ होता ना वो इस अनुपात में बट जाता। अगर आपने सिर्फ पैसा लगाया होता तो इस अनुपात में आपका जो प्रॉफिट होता उसको बांट दिया जाता, ठीक। लेकिन यहाँ समय भी आ रहा है। क्या हुआ, 3 महीने के बाद सी ने व्यवसाय को छोड़ दिया, व्यवसाय छोड़ दिया। अब सी के व्यवसाय छोड़ने के 7 महीने के बाद बी ने भी व्यवसाय को छोड़ दिया। अगर इसमें कहा गया वर्ष के अंत में सी ने अपने लाभ का हिस्सा 1155 रुपए के रूप में प्राप्त किया, तो ए और बी के लाभ का कुल हिस्सा कितना है आपसे बताना है, ठीक। अब यहाँ पे समय आया है, तो जब समय आएगा ना तो समय को गुणा करना होगा। समय आएगा तो देखिए सी क्या किया, सी 3 महीने के बाद छोड़ दिया, यानी सी 3 महीने तक ही बिजनेस को किया है। अब जब सी छोड़ के गया उसके 7 महीने के बाद, सी के व्यवसाय छोड़ने के 7 महीने के बाद, यानी सी 3 महीना किया, उसके 7 महीना बाद यानी 10 महीने के बाद आपका बी भी छोड़ के चला गया। और जो ए है, ए पूरे समय तक लगा रहा, क्योंकि ए का कुछ छोड़ने का नहीं दिया गया है, तो ये इनके समय का अनुपात हो गया। 3 महीने तक सी काम किया, 10 महीने तक बी काम किया, 12 महीने तक ए काम किया, तो ये इनके काम के करने के समय का अनुपात है। अब प्रॉफिट क्या होगा, अगर समय भी है तो प्रॉफिट बराबर जितना पैसा निवेश किया गया है इसको समय से गुणा करिए और उस अनुपात में लाभ को बांटिए। तो 5 से 12 60, 70 और 30, यानी लाभ का अनुपात क्या हो जाएगा, 6 7 और 3 के अनुपात में आपको प्रॉफिट को बांटना होगा। किस अनुपात में बांटेंगे, तो 6 7 और 3 के अनुपात में आप प्रॉफिट को बांटेंगे। अब देखिए, अब आप कितना हिस्सा देंगे, अगर आपको प्रॉफिट का देना हो तो कितना हिस्सा देंगे आप सी को, तो सी का प्रॉफिट कितना बन रहा है, सिर्फ 3 रेशियो। क्वेश्चन में कहा गया है सी को 1155 रुपए मिला, 3 रेशियो बराबर 1155, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 2 3 8 24, 3 5 15, 1 रेशियो बराबर 385। कहा गया है ए और बी के लाभ का कुल हिस्सा कितना हुआ, तो ए का लाभ है 6 और बी का लाभ है 7, कुल हिस्सा 7 + 6 यानी कि 13, ए और बी के लाभ का कुल हिस्सा यानी कि 13 रेशियो बराबर 13 गुणे का 385, ठीक। 13 पंजे 65 का 5 कैरी 6, 13 अठे 104 से 110 का 0 कैरी 11, 13 तिया 39 1 40 और 10 50, यानी कि ए और बी का अगर दोनों का मिला के देखा जाए, ए और बी दोनों को मिला के देखा जाएगा तो ऑप्शन बी यानी कि 5005 रुपए का लाभ होगा, ठीक है। ए और बी दोनों के लाभ का हिस्सा देखेंगे तो 5005 हो गया। ए बी सी तीनों का पूछता तो बस इन सबको आपस में जोड़ लेते, ए का हिस्सा, बी का हिस्सा, सी का हिस्सा, तो तीनों का पूरा मतलब कुल मिला के कितना लाभ हुआ ये निकल जाता है, ठीक। चल इसी तरह अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। प्रॉफिट लॉस का था, यहाँ पे आपको पैसे के साथ साथ समय का भी यहाँ पे ध्यान रखना था। चल आइए एक आसान सा क्वेश्चन करिए, इतना लेंदी क्वेश्चन करने के बाद एक आसान सा क्वेश्चन आपको देते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन में कहा गया 4 सदस्यों के परिवार का औसत वजन 45 किलो है। अब दादा और दादी परिवार से मिलने आते हैं और दादा दादी परिवार से मिलने आए तो अब परिवार में 6 सदस्य हो गए और 6 सदस्यों का औसत वजन 48 किलो हो गया। आपसे पूछा गया दादा और दादी का औसत वजन ज्ञात करिए, यानी दादा और दादी दोनों का मिला के इन लोगों का वजन, औसत वजन कितना हो जाएगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जरा करिए इस सवाल को। परिवार में 4 लोग हैं, अब 4 लोगों का औसत वजन तो दिया गया है ये 45 किलो है, ठीक। अगर मैं कहूं कि 4 लोगों का कुल वजन कितना होगा तो आप कहेंगे सर कुल वजन के लिए बस 45 को 4 में गुणा करना होगा, तो 45 चौके 180 किलो होगा। कितना होगा, कुल वजन 180 किलो होगा, ठीक। अच्छा अब 2 लोग मिलने आए तो टोटल 6 लोग हो गए। अब 6 लोगों का औसत वजन कितना है, तो 6 लोगों का औसत वजन 48 किलो है।
आपसे कुल वजन पूछा गया तो कुल वजन कितना हो जाएगा, 6 गुणे का 48 यानी कि 8 छके 48 का 8 कैरी 4, 24 4 28 यानी कि 288 केजी। ठीक, कितना हो गया 288 केजी। कितने लोग बढ़े, 2 लोग। वजन कितना बढ़ा, आप कहेंगे सर वजन तो 108 किलो बढ़ गया। अब 108 किलो क्यों बढ़ा, क्योंकि 2 लोग बढ़े थे। कौन बढ़ा था, दादा और दादी। यानी कि जो आपके दादा दादी हैं, 2 लोग जो आपके दादा दादी हैं, दादा और दादी मिला के 2 लोग हैं, और इन 2 लोगों का जो कुल वजन है कितना है, आप कहेंगे सर 108 किलो। ठीक, इन 2 लोगों का वजन कितना है, ये जो 2 लोग हैं इन 2 लोगों का वजन है 108 किलो। तो इनका औसत वजन कितना हो जाएगा, कुल वजन 108 किलो, तो औसत वजन 2 लोग हैं तो 2 से भाग दे देंगे तो औसत वजन हो जाएगा 54 किलो का। औसत वजन कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन डी, औसत वजन हो जाएगा 54 किलो का। ठीक है, तो ऐसे इस सवाल को करना था। आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल आराम से इस क्वेश्चन को आप लोग कर लेते। अच्छा, एक चीज और होता है इस क्वेश्चन को करने का तरीका, थोड़ा सा आपको समझना होता है। औसत का मतलब क्या होता है, औसत का मतलब आपको कई बार हम बताए हैं, औसत का मतलब सभी की सभी चीजें बराबर। ठीक, यानी कि अगर परिवार में 4 लोग हैं और उनका वजन 45 किलो औसत है, यानी सबका वजन 45 किलो होगा, सबका वजन 45 किलो होगा। ठीक, सबका वजन 45 किलो। अब 2 लोग आए, अब 2 लोग के आने से सबका वजन 48 हो गया। ठीक है, सबका वजन क्या हो गया, 48 हो गया। और ये जो 2 लोग थे इनका भी वजन 48 हो गया। अब क्या हुआ, आप देखेंगे औसत में वृद्धि हो गई। कितने की, औसत में सबके वजन में समझ लीजिए कि 3 किलो की वृद्धि हो गई। कितने, 3 किलो की। यहाँ भी 3 किलो, यहाँ भी 3 किलो, यहाँ भी 3 किलो। अगर मान लीजिए कि ये भी इधर ही शामिल होते, परिवार में ही मान लेते 45 किलो ही वजन होता, लेकिन 3 किलो तो ज्यादा है, तो यहाँ भी 3 किलो, यहाँ भी 3 किलो की वृद्धि हो गई। कितने लोग हैं, 6 लोग। 1 लोग के वजन में 3 किलो की वृद्धि हुई है और 6 लोग हैं, यानी कुल मिला के 18 किलो की वृद्धि हो गई। ठीक, कुल मिला के क्या हुआ है, 18 किलो की वृद्धि हो गई है। ठीक है, अब 18 किलो की वृद्धि क्यों हुई है, क्योंकि जो दादा और दादी थे उनका वजन इन लोगों के वजन से 18 किलो ज्यादा होगा। इन लोगों के कुल वजन से 18 किलो ज्यादा रहा होगा, इसी वजह से उनका ये सब जगह 3-3 किलो की वृद्धि हो गई है। ठीक है, अच्छा, इनका वजन कितना था, आप कहेंगे यहाँ पे 1 लोग का वजन 45 किलो था और 2 लोग का वजन 45। अब दादा दादी आए तो इनका वजन इनसे 18 किलो ज्यादा हो गया, तो इन सबके वजन से 18 किलो ज्यादा रहा होगा, तो 45 90। दादा दादी का वजन क्या है, इन सबके वजन से 18 किलो ज्यादा है। ठीक, इन सबके वजन से कितना ज्यादा है, 18 किलो। मान के चलते हैं दादा दादी को इस ग्रुप में शामिल किया गया होगा और उनका वजन भी 45 रहा होगा, ऐसा मान लेते हैं। उनका वजन भी 45 रहा होगा, यानी कि 45 90 किलो। लेकिन यहां से पता चल रहा है इन सबसे 18 किलो ज्यादा थे ये लोग, तो प्लस में 18 कर देंगे आप लोग, यानी कि दादा दादी का कुल वजन 108 किलो आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा और आपको मैं रेशियो एवरेज सिखाऊंगा, जिसमें एक डेविएशन का कॉन्सेप्ट आता है, उससे उसकी जानकारी थोड़ी सी हो जाएगी ना, तो उसके बाद क्वेश्चन को आप लोग आराम से कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद डेविएशन लगा के आप लोग क्वेश्चन को कर लेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, एक क्वेश्चन लेके आके मैं थोड़ा सा डेविएशन आपको सिखाऊंगा। डेविएशन मतलब औसत से कितना आगे जा रहा है, कितना कम हो रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है, इसके बारे में जानना होता है। ठीक, आइए जरा एक बार इस क्वेश्चन को आप सभी लोग देखेंगे। इसमें देखिए क्या करना है। क्वेश्चन में कहा गया है यदि 11 अंकों की एक संख्या है 5y 5 8 8 4 8 0 5 x 6, जिसमें x और y दोनों बराबर है और ये 72 से विभाजित भी है। आपसे पूछा गया अंडर रूट एक्स वाई क्या हो जाएगा। अब एक्स वाई दोनों बराबर है, तो अंडर रूट जब एक्स वाई निकालेंगे, एक्स और वाई दोनों बराबर है, अंडर रूट एक्स वाई निकालेंगे तो मान लीजिए अगर एक्स आपका 3 है तो वाई भी 3 होगा, एक्स 7 है तो वाई भी 7 होगा। तो अंडर रूट एक्स वाई करेंगे तो एक नंबर निकल के आएगा। क्या, एक परफेक्ट नंबर निकल के आएगा, कभी भी अंडर रूट वाला नंबर नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। क्यों, एक्स वाई अलग अलग होता ना, तब अंडर रूट में नंबर निकल के आता, लेकिन जो x है वही y है। अगर x को आप 7 मानेंगे तो y भी 7 है,
और आप अंडर रूट का 7 गुणे का 7 करेंगे तो आपको पता है यहां से 7 निकल के आएगा। तो ये दो ऑप्शन नहीं हो सकते हैं, या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा। अब कोई भी एक नियम चेक करके देख लीजिए कहां कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। अब मान लीजिए जैसे संख्या 72 से कट रही है, 72 से कटने का मतलब होता है कि संख्या 8 से भी कटेगी और संख्या 9 से भी कटेगी। किसी एक नियम को वेरीफाई करिए, अगर वो नियम से हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो दोनों नियम को वेरीफाई करिए। सबसे आसान अगर 9 का नियम हम लोग देखें तो 9 का नियम क्या कहता है कि योग करने पे जो संख्या आ रही है वो 9 से कटनी चाहिए। अब जैसे देखिए 5 5 10, 10 8 18, 18 कटता है, हटा दीजिए। आगे बढ़िए 8 4 12, 12 8 20, 20 5 25, 25 6 31 हो गया। ठीक है, 31 हो गया और 31 के साथ आपका क्या आ गया, 31 प्लस का x प्लस का y। ठीक, अब x और y की जगह पे ऐसी कौन सी संख्या रख दे जिससे ये संख्या 9 से कटने लगे। तो सबसे पहले ऑप्शन ए को रखते हैं, अब सॉरी ऑप्शन बी 3 को रखते हैं। अगर x की जगह पे 3, y की जगह पे 3 कर दे, क्योंकि x y बराबर है, तो क्या हो जाएगा 31 प्लस का 3 आपका 34 और 34 प्लस का 3 हो जाएगा 37। अब ये तो 37 हो रहा है, 37 तो कटता नहीं है 9 से, यानी कि ऑप्शन बी हो गया आपका गलत। दो ऑप्शन पहले कटा था, एक कट गया, सिर्फ एक ऑप्शन बचा है, लेकिन इसको हम लोग पूरा करते हैं। ठीक है, इसको पूरा करते हैं। अगर मान लीजिए x की जगह पे 7 रखते हैं तो y भी 7 हो जाएगा। 7 प्लस 7 14 और 14 में 31 जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये आपका 45। कितना, 14 में अगर हम लोग 31 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा आपका 45। और 45 क्या 9 से कटता है कि नहीं कटता है? आप कहेंगे बिल्कुल कटता है। तो ऑप्शन सी यानी कि 7 आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि 7 आपका यहाँ पे हो जाएगा सही जवाब। 9 से कटता है और सिर्फ एक ही इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो 8 वाला नियम जांचने की भी जरूरत नहीं। अगर ऐसा होता दोनों को रखने पे 9 से कट रहा होता, उस केस में हम 8 वाले नियम को भी चेक करते। ठीक, तो ऐसे क्या आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि 7 आपका यहां पे हो जाएगा सही जवाब। चल आइए एक इस क्वेश्चन को करेंगे। ये क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन का आंसर आप सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि आपका कितना आ रहा है, आप इसको निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। अब जैसे देखिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य है 1200 रुपए। ठीक, 4 वस्तुएं खरीदने पर ग्राहक को एक वस्तु निःशुल्क मिलती है। अगर 4 वस्तु खरीदेंगे तो आपको एक वस्तु फ्री दे दी जाएगी। अब इसमें कहा गया यदि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 1800 रुपया है तो 4 वस्तुओं को बेचने पर दुकानदार द्वारा अर्जित शुद्ध प्रतिशत को बेचने पर शुद्ध प्रतिशत लाभ, अर्जित शुद्ध प्रतिशत लाभ आपको ज्ञात करना है। अब यहां पे लाभ कितना होगा? देखिए, अगर साफ साफ कहा जाता कि 1200 की वस्तु 1800 में बेची गई है, तब तो आप लोग लाभ आराम से निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक, जैसे अगर मैं आपसे कहूं यहां क्रय मूल्य लिख लीजिए, यहां विक्रय मूल्य लिख लीजिए, आप कहेंगे सर एक वस्तु 1200 की और बेच रहे हैं 1800 में, तो यहां तो निकालना बड़ी आसान है। अच्छा, कुछ बच्चे और भी काम करेंगे कि वो कहेंगे कि अच्छा 1800 में 4 वस्तु बेच रहे हैं, तो 1800 में अगर 4 वस्तु बेची गई तो आपने ग्राहक से 7200 रुपया लिया। ठीक है, और आपको एक वस्तु पड़ रही है 1200 की, आपने उससे 7200 रुपये लिया, 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य लिया, जैसे एक का दाम 1800। ठीक, आप आए, जैसे मान लीजिए ये पेन है, एक पेन का दाम 1800, आप आए कहें कि सर 4 पेन चाहिए, तो मैंने आपको 4 पेन निकाल के दिया, आप मुझे कितना पैसा देंगे? आप मुझे देंगे 7200 रुपये। ठीक, अच्छा फिर से मैं आपको कहूंगा कि आप 4 पेन लिए हैं तो आपको एक पेन और फ्री दिया जाएगा, ये लीजिए फ्री वाला पेन। आपने फ्री वाले के लिए तो कुछ पे किया नहीं, यानी कि आपने दुकानदार को कितना दिया? आपने दुकानदार को दिया 7200 रुपये। ठीक, अब देखिए, अब दुकानदार क्या करेगा? दुकानदार को एक पेन पड़ा 1200 का, जैसे मान लीजिए ये मुझे एक पेन पड़ा 1200 का, मैं आपको 5 पेन दिया हूं,
यानी कि मैंने कितने का सामान दिया, तो मैंने आपको 6000 का सामान दिया। अब देखिए यहाँ पे भी फायदा है, मैंने आपको 6000 का सामान दिया और फ्री और ये सब दिखा के आपसे 7200 रुपये ले लिया, तो मुझे कितना फायदा हुआ? आप कहेंगे अरे वाह सर, आपको तो 1200 रुपये फायदा हो गया। और किस पे ये फायदा हुआ? आपको 6000 पे। तो 1200 पे अगर 6000 पे 1200 का फायदा होता है तो 12 पंजे 60 और 5 से काटेंगे 20 बार में, यानी आपका जो प्रॉफिट हो गया ये 20% का हो गया। ये बच्चे ऐसे भी करते हैं, ठीक? कैसे करते हैं? ऐसे कर देते हैं। अच्छा, इसको करने का कोई और तरीका भी है? बिल्कुल है। अब देखिए कैसे करिएगा, आप बस क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में देखिए। आपने 1200 की वस्तु खरीदी और उसको 1800 में बेचा, ठीक? ये हो गया। एक स्टेप और है, ऐसा मान लीजिए कि एक वस्तु 1 रुपए की है, एक वस्तु 1 रुपए की है, तो आपको मैंने अगर वस्तु दी तो आपसे मैं कितना रुपया लूंगा? आप कहेंगे सर 4 वस्तु दिए हैं तो आप मेरे से 4 रुपया लेंगे। मैं कहूँगा ठीक है, मैंने आपको वस्तु का 4 रुपया लिया, मैंने 4 रुपया लिया, लेकिन मैंने अपने तरफ से 5 वस्तु दिया है, तो मेरे लिए कितने का पड़ा? आप कहेंगे सर आपको 1 रुपए की एक वस्तु है, यानी ये वस्तु आपको 5 रुपए की पड़ेगी, ठीक? मैंने आपसे 4 का पैसा लिया है, आपसे 4 का पैसा लिया है, लेकिन मैंने आपको 5 दिया है, तो 4 को यहाँ 5 को यहाँ लिखिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका रेशियो निकाल लीजिए। 12 पंजे 6000 और 18 चौके 7200, ये हो गया आपका आंसर। ऐसे कर लीजिए। 1200 का प्रॉफिट हुआ किस पे? 600 पे, ये 6000 पे। ये क्रय मूल्य, ये आपका विक्रय मूल्य। तो आप बस प्रॉफिट का परसेंट देख लीजिए कितना हो रहा है। 6 से काटेंगे 20 बार में कटेगा, आपका 20% का लाभ हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है? तो आपका यहाँ पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है? तो ऐसे आप इस चीज को करेंगे, ठीक? चल आइए अगले क्वेश्चन को करेंगे। इस क्वेश्चन को जरा आप सभी लोग जल्दी से करेंगे। बॉडमास का ये क्वेश्चन है, बड़ी आसान होता है। बॉडमास का क्वेश्चन है, बड़ी आराम से आप सभी लोग इस क्वेश्चन को कर देते हैं। सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिएगा। जो भी बच्चे नए हैं इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। चलिए करिए इस क्वेश्चन को, आप सभी लोग जल्दी से करेंगे। एक बार जल्दी से ध्यान दिया जाए। कौन सा नियम चलता है? बॉडमास, BODMAS, बॉडमास नियम। ब्रैकेट, ब्रैकेट है ही नहीं। ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का। ये जो का दिया है ना, इसको ऑफ कहते हैं। तो पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट एक भी नहीं है, का है, बिल्कुल है। इसके बाद डिवाइड करना है, इसके बाद गुणा करना है, तब जोड़ना है, तब घटाना है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले करना है का। 2/3 है, यहाँ पे भाग है, ये आपका का लिखा हुआ है। का मतलब आपस में गुणा करिए, लेकिन पहले इसको सॉल्व करिए। तो 3 तिया का 9 और 2 दूने का 4 और 2 पंजे 10, यानी 2/5 तिया 15, क्या हो जाएगा? 2/15, ठीक? इसके बाद है माइनस का 4/5, 9 एकम 9 प्लस का 1 यानी कि 10/9, माइनस का 4/5 गुणे का 10/9। ध्यान से करिएगा, क्वेश्चन बड़ा है। डिवाइड में 8/15, बाकी सबको ऐसे ही लिख दीजिए, नहीं तो जल्दबाजी में ये क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं। चलिए, आपने ब्रैकेट था नहीं, ऑफ को सॉल्व कर दिया है। अब डिवाइड करिए। डिवाइड में क्या है? यहाँ पे 2/3 है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई में 15/2। मल्टीप्लाई अभी रहने दीजिए, पहले डिवाइड करना है। डिवाइड 8/5 है, मल्टीप्लाई में 15/8। 3/4, 3/4 डिवाइड में 2 हो जाएगा। कितना हुआ? 2 से 2 कटा, 3 से कटा 5 बार में, 5 दूने का 10, 4 दूने का 8 और 2 से 2 गया, 2 दूने का 4, क्या हो गया? ये हो गया 5, माइनस का यहाँ पे बचा है 15 और 9, 3 तिया 9, 3 पचे 15, 5/3, माइनस का 3/4 और प्लस का 3/2। करिए इसको सॉल्व। 4, 2 और 3 का एलसीएम हो गया 12, 12 पंजे 60, माइनस का 3 चौके 12 20, 4 तिया 12 9, 2 छके 12 18। कितना हो गया? 70, 8, 78, 78 में से 20 गया, आपका हो गया 58, 58 में से 9 गया, हो गया आपका यहाँ पे 47, 48, 49/12, 49 और 12,
क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 49/12 आपका यहाँ पे हो जाएगा सही जवाब। कितना हो जाएगा 49/12 आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आपको बता दूं जो भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नए बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी लोग चैनल से जुड़ जाइएगा। आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए एक महावीर बैच चलाया गया है। ये बैच आपका 25 जून तक ये बैच कंप्लीट आपको 250 रुपए में मिलेगा। ठीक है, आप सभी बच्चे इस बैच से जुड़ जाइए और अपने सिलेक्शन को इससे आप लोग 100% सुनिश्चित करिए। ठीक, अदर एग्जाम्स के लिए भी आपके एसएससी मेकर के ऐप पे कई सारे बैच चलाए गए हैं, तो आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसको ढूंढ के आप लोग उसके बैच से जुड़ जाइए। सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कैसा लगा आज का क्लास। ठीक है, चलिए तो आपसे मिलेंगे अगली क्लास में कल सुबह 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।